Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो जो है वो तो मैंने स्टार्ट में बताया था कंबस्टन कि जब आप इथीन की कंबस्टन करवाते हैं तो फिर उस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और फिर हमने डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शंस इथीन की, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि अल्कीन्स चूँकि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, तो इथीन क्या करता है फिर वो एडिशन रिएक्शंस करता है। ठीक है, तो इथीन की सेवरल एडिशन रिएक्शंस को हमने वहाँ पर देखा था डिफरेंट तरह से। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड रिएक्शन, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और यही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथीन कि जब इथीन की ऑक्सीडेशन कराई जाती है तो क्या होता है। ऑक्सीडेशन से मुराद की किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और यही रिएक्शन असल में एक अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहलाता है, और इसी को हम लोग जो है वो नाम देते हैं बायर्स टेस्ट का। तो यही बायर्स साइंटिस्ट का नाम है, इसी को हम लोग बायर्स टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें भी सेम वही जिस तरह से लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहाँ पर भी सेम वही टेस्ट होगा कि हम इसके अंदर अल्केन्स और अल्कीन्स के बीच डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। ठीक है, तो जितने भी अल्केन्स होंगे ये सारे टेस्ट जो हैं वो ये नेगेटिव देंगे और अल्कीन सारे के सारे पॉजिटिव टेस्ट देंगे। अब अल्केन्स हो सकते हैं, इथेन हो सकता है, पैराफिन हो सकता है, C2H6 होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबका मतलब एक ही है। तो कोई भी पेपर में किसी भी तरह से इनमें से एक नेम के साथ आ जाएगा डिस्टिंग्विश टेस्ट, क्योंकि इन सब के मतलब एक ही हैं, अल्केन, इथेन, पैराफिन, C2H6 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका मतलब सब के सब सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ठीक है, और इन सब के मतलब एक ही हैं, और इन सब के मतलब हो गए पाई बॉन्ड्स वाले कंपाउंड। तो नेक्स्ट है ओके। तो ऑक्सीडेशन किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब भी किसी कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है O2 के साथ, इट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन, इट इज़ कॉल्ड कंबस्शन। इसको हम लोग कंबस्शन कहते हैं। कंबस्शन में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ होता है और वो जलना शुरू कर देता है। और जब किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से किया जाए तो सूरत में देन इट इज़ कॉल्ड कंबस्ट, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दिस इज़ अ माइन्यूट अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिएक्टेंट्स का फ़र्क है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन आता कहाँ से, ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास आएगा किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, मतलब किसी रिएक्शन के थ्रू बनेगा, और वो जो रिएक्शन होगा या जो रिएजेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हमारे पास जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, और उसके साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करते हैं, जो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना बहुत ज़्यादा वीक हो। ठीक है, इसको याद रखना है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। अब वो कौन से होते हैं, वो तीन होते हैं। अब उसमें एक हमारे पास होता है KMnO4, एक हमारे पास होता है K2CrO4, और थर्ड हमारे पास होता है K2CrO2O7। These three are the mild oxidizing agent। KMnO4 जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। K2CrO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा रिएक्शन तो ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, तब जाकर ये नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। तीनों अलग अलग कंपाउंड से कोई एक भी कंपाउंड आप यूज़ कर लेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, तीनों में से कोई भी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लो। इसको हम लोग कहते हैं, इसको अगर नाम आपको याद करना हो तो KMnO4 फर्स्ट टाइम में आपने उसको इस्तेमाल किया था, दैट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। K2CrO4 दैट इज़ पोटेशियम क्रोमेट। K2CrO2O7 दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैंने नेम्स लिख दिए इनके।
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इनके कलर्स वगैरह देख लें। KMnO4 जो होता है इसका कलर कैसा होता है, दिस इज़ एक्चुअली पर्पल इन कलर, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। K2CrO4 जो होता है वो येलो कलर का होता है और K2Cr27 ऑरेंज रेड टाइप के कलर का होता है। सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था कि ऑक्सीडेशन किस तरह से करना होता है। हमें इसके लिए नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए होता है और नेसेंट ऑक्सीजन हम हासिल करते हैं किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। अब हम करते हैं रिएक्शन इथीन का, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ रिएक्शन करके। ओके, दिस इज इथीन C2H4। ठीक है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड। इसका रिएक्शन होगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर से, जिसको हम एरो पर लिखेंगे। तो यहाँ हम पहला इस्तेमाल कर ले रहे हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर आप सब जानते हैं कि वो पर्पल कलर का होगा, जामुनी रंग का होगा, यूज़ भी किया इसको आपने। अब यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और H2O और O है, तो असल में ये दोनों मिलकर जो है वो 2 OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। एक OH इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, एक OH इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन, देन OH, फिर OH, देन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। दिस इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथीन। पहले ऑक्सीजन नहीं था मॉलिक्यूल के अंदर, अब ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। अब आते हैं इसके नेम्स की तरफ, जो सबसे मेन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, ठीक है। तो 2 तरह के नेम होंगे, इसका कॉमन नेम भी होगा, इसका IUPAC नेम भी होगा। कॉमन नेम तो विदाउट एनी रूल हम लिखते हैं, तो कॉमन नेम इसका होगा दैट इज़ कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ग्लाइकोल्स किसे कहते हैं वैसे, जब 2 OH ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ जाए कॉमन नेम्स में। कॉमन नेम में बस हम कहते हैं कि उसको रूल्स ना देखो, आप इसके नेम्स को याद करो। IUPAC की क्लास से देखा जाए, इस OH को हटाएं तो फिर ये बन जाएगा इथेनॉल आपका, और यहाँ से एक और इथेनॉल बन जाएगा। तो 2 बार इथेनॉल लगा हुआ है, तो 1 और 2 दोनों पर पोजीशन पर OH नेगेटिव आयन है, तो 1 और 2 दोनों पर OH लगा हुआ है, तो ये डाई इथेनॉल। लेकिन डाई इथेनॉल नहीं लिखते हैं, ओल से पहले डाई लगा देते हैं। तो डाई इथेनॉल के बजाय हम इसको लिखते हैं ईथन डाइओल या 1,2 ईथन डाइओल। तो डाई इथेनॉल वैसा तो लग रहा है, लेकिन उसको ईथन डाइओल कहते हैं, चूँकि ओल से पहले डाई लगाते हैं। जैसे डाई इथाइन ही लिखते हैं, है ना, ईथन डाइआइन लिखते हैं, है ना, डाई इथीन ही लिखते हैं, ठीक है, ईथन डाइइन लिखते हैं, जो हमने नोमेनक्लेचर में भी डिस्कस किया। तो सबसे पहले अच्छा, आप यहाँ पर याद रखो कि ये इथाइलिन ग्लाइकोल एक कंपाउंड है, इसको हम लोग नॉर्मली जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटी फ्रीज़ के तौर पे चीज़ों को या लिक्विड्स को बर्फ़ बनने से या जमने से रोकता है ये इथाइलिन ग्लाइकोल। और इस इथाइलिन ग्लाइकोल का कॉमन लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, पेपर में नहीं पूछेंगे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर IQ लेवल बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, वरना पेपर में इतना लिख दूंगा कराची में टॉप कर लोगे, मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, टॉप करना मकसद नहीं, इल्म हासिल भी करना चाहिए इंसान को। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो इंक के अंदर मौजूद होता है। इंक है ना, जो ब्लू ब्लैक इंक आपके पास होता है, उसमें होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इंक की जो स्मेल आती है ना, वो इथाइलिन ग्लाइकोल की स्मेल होती है, ठीक है। वो बिल्कुल आपके सामने वो कंपाउंड होता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं होता इंक के डब्बे के ऊपर, इसलिए आपको पता नहीं होता। अच्छा, वो इस्तेमाल किस वजह से करते हैं, बहुत ठंडे रीजन्स में, लाइक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बहुत सारे ठंडे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्या होता है कि लिक्विड जो है वो जम जाता है, पानी वो इतना ज़्यादा लोड -20 -30 डिग्री होता है, हर लिक्विड जम जाता है। तो आखिर जाहिर सी बात है, स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसके पेन में मौजूद इंक भी जम जाएगा, तो वो लिख नहीं सकेंगे। इसके लिए इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है ताकि इंक को जमने से रोका जा सके। अगरचे पाकिस्तान में, कराची में ख़ासतौर पर टेम्परेचर कभी इतना नहीं गया कि आपके पेन में मौजूद इंक जम जाए ठंडक की वजह से, बट एक स्टैंडर्ड के तौर पे हर इंक के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के तौर पर डाला जाता है, ठीक है। ये एक इस्तेमाल है, मतलब बच्चे पूछ रहे ये इतना बना क्यों रहे हैं, इतनी सारी मगजमारी क्यों कर रहे हैं, वजह है कि कंपाउंड का इस्तेमाल बहुत सारा है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये जो कंपाउंड है दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो कंपाउंड होता है वो कलरलेस होता है, इसका कलर कोई नहीं होता।
ब्लू ब्लैक तो पिगमेंट डाला जाता है उसके अंदर, जो जिसे एराइड ग्रीन को इंक आ जाता है। ये जो इथाइल ग्लाइकोल है कलरलेस होता है, तो पोटेशियम परमैंगनीट पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब इसमें इथीन को ऐड किया जाता है तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो आपके पास कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्जेस, पर्पल कलर KMnO4 का डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और बिल्कुल आपको पता लगता है कि ये एक पॉजिटिव अनसैचुरेशन टेस्ट यहाँ पर आ रहा है। मतलब अगर आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स मौजूद हों, अब इसको इस तरह से देख लें कि अगर 2 टेस्ट ट्यूब आपके पास मौजूद हैं, कल लास्ट टाइम जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट में मैंने आपको बताया था, 2 टेस्ट ट्यूब आपके पास मौजूद हैं, एक में आपने ऊपर से डाल दिया C2H6 लाइक इथेन, एक में आपने डाल दिया C2H4 इथीन। ये पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड, ये सिग्मा बॉन्ड वाला कंपाउंड, इसमें सैचुरेशन है, इसमें अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब सॉरी रिवर्स कर दिया मैंने, दिस इज सैचुरेट, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। अब दोनों ही कलरलेस हैं फिलहाल तो, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और इसके अंदर भी पोटेशियम परमैंगनेट डाल लें। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ना करना तो ये वाला कर लो। जब C2H4 में जब ये जाएगा ना पर्पल कलर का, जब हम डालेंगे इसके अंदर जो है वो KMnO4, जब इसके अंदर KMnO4 डालेंगे तो ये क्या होगा, पर्पल कलर नीचे जाने के बाद गायब होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। लेकिन यही अगर हम KMnO4 इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन कोई भी नहीं होगा, ये पर्पल कलर डिसअपियर नहीं होगा, बल्कि एक मिक्सचर बनना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ रिएक्शन। कैसे, लाइक HC हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया नेसेंट ऑक्सीजन से वाटर, और आपने ले लिया KMnO4, नाउ यू कैन ऑल सी दैट इट इज़ इथीन एंड इट इज़ इथेन, ये इथेन है। अब जाहिर सी बात है ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, इसके पाई बॉन्ड है ही नहीं इसके अंदर, तो अब क्या होगा कि रिएक्शन कोई भी नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डजंट डिसअपियर या डिस्चार्ज। तो ये कौन सा टेस्ट आ गया, नेगेटिव टेस्ट। तो इससे भी पता लग सकता है हमें किस टेस्ट ट्यूब में इथेन है और किस में इथीन है। बात समझ में आ गई सारी, ओके दैट्स इट। फोर्थ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन। मस्टर्ड गैस एक मस्टर्ड कलर की गैस है। मस्टर्ड वैसे तो अपने सरसों को हम कहते हैं, तो ये सरसों जैसा रंग इसका होता है, दैट्स वाई इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं, मस्टर्ड कलर की गैस है। और ये टॉक्सिक पॉइजनस गैस है जिसको वर्ल्ड वॉर 1 या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया था केमिकल वीपन के तौर पे, ठीक है, मतलब कीमियाई हथियार के तौर पे। और हाँ यस, ब्रिटिश ने इसको इस्तेमाल किया था नॉर्मली। इट कॉजेज टेम्पोररी ब्लाइंडनेस, और इससे क्या होता है कि इससे सोल्जर्स जो है वो टेम्पोररी ब्लाइंड हो जाते हैं, 12 घंटे के लिए अंधे हो जाते हैं। इट इज़ नॉट अ टीयर गैस, आंसू गैस नहीं है ये, ठीक है, तो डिफरेंट गैस है। ये हमारे पास है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस भी आंखों को अफेक्ट करती है, टेम्पोररी ब्लाइंडनेस कॉज करती है। अब ये गैस बनाई कैसे जाती है, इस गैस को कैसे बनाया जाता है लैब के अंदर, तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन इथीन से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इथीन का रिएक्शन C2H2 इथीन, इथीन का रिएक्शन हम कराते हैं H2Cl2 से। Now what is H2Cl2? It is sulfur monochloride। तो 1:1 के रेशियो में सल्फर और क्लोरीन साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसे सल्फर मोनोक्लोराइड, अगर SCl2 होता तो उसको हम लोग सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं, या तो उसको डाइसल्फर डाइक्लोराइड कह लो या मोनोसल्फर मोनोक्लोराइड कह लो, क्योंकि 1:1 के रेशियो में कंपाउंड मौजूद है। तो इथाइन का रिएक्शन इसके अंदर कराया जाता है सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, नॉट इथाइन दैट विद इथीन, because इथीन की हमें प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ओके। अब इससे पूर्वक हमारे पास क्या बनता है, मस्टर्ड गैस बनता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस, सल्फर CH2CH2Cl, now here CH2CH2Cl, और साथ में एक और सल्फर अलग हो जाता है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है या जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ दैट पॉइजनस गैस दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस।
इसको तो हम कॉमनली मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसका एक और नाम अगर आपको उसको लिखना है रूल के अकॉर्डिंग कॉमन नेम के, इस सल्फर को आप मान लें कि सल्फर इज द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, आपको पता है IUPAC नेम में तो 1 2 3 4 5 करके लिखते हैं, लेकिन कॉमन नेम के अंदर अल्फा बीटा गैमा ये नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसका हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसका हम बोलते हैं बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के साथ क्लोरीन मौजूद है, क्लोरो मौजूद है। आप दूसरी तरफ से एक और चीज निकल लिए सल्फर के, तो उसको हम लोग कह देंगे दैट इज अल्फा डैश कह देंगे, और उसको हम लोग बीटा डैश कह देंगे। ठीक है, तो अल्फा तो बीटा और बीटा डैश दोनों पर जो है वो क्लोरीन मौजूद है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं बीटा कॉमा बीटा डैश डाई क्लोरो, और ये एक इथाइल रेडिकल दूसरा इथाइल रेडिकल, डाई क्लोरो डाई इथाइल, और अकेला सल्फर यहाँ पर मौजूद है। सल्फर अकेला होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड। तो ये मस्टर्ड गैस है जिसको हम कॉमनली कह सकते हैं बीटा बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। And this is the toxic gas which is mustard in color, and it was used in the World War I to make the soldiers temporarily blind. ठीक है भाई? Okay, next है the fifth reaction, that is formation of polyethene. पॉलीथीन की फॉर्मेशन, ये रिएक्शन हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा है, रिपीट कर रहा हूँ जस्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो पॉलीथीन मीन्स पॉलीमर ऑफ इथीन, इथीन का पॉलीमर। इथीन को पोलीमराइज करना है और एडिशन पोलीमराइजेशन करनी है जो पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से किस तरह से होगी कि मोनोमर्स यूज़ किए जाएंगे इथीन के, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो देयर शुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन। तो C2H4 यहाँ पर एक इथीन आपने लिया, ठीक है, और उसके साथ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। देन ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके पास दूसरा इथीन आ गया, और उसके साथ यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मोनोमर्स आर प्रेजेंट। ये भी इथीन है और ये भी इथीन है, ठीक है। तो बहुत सारे और इथीन होंगे, ये सारे के सारे आपके पास कहलाएंगे दे आर कॉल्ड द मोनोमर्स। ये मोनोमर्स हैं। इन्हीं मोनोमर्स को क्या किया जाएगा? पोलीमराइज, और इनकी यहाँ पर की जाएगी पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन में क्या होगा भाई? और पोलीमराइजेशन कौन सी वाली होगी? एडिशन पोलीमराइजेशन होगी, कंडेंसेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो एडिशन पोलीमराइजेशन में एडिशन रिएक्शंस होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्या होगा? हर कार्बन के पास एक एक बॉन्ड बनाने की फिजिबिलिटी बन जाएगी। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये कार्बन पीछे कार्बन से, और ये सारा आगे। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों जितने भी मोनोमर्स होंगे इथीन के, वो सब के सब आपस में मिल जाएंगे और एक लॉन्ग एक मैक्रो एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। इस तरह से कार्बन 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 कार्बन, और सबके पास सिंगल बॉन्ड अब आ जाएगा, और इनफाइनाइटली एक बहुत दूर तक जो है वो ये मॉलिक्यूल्स चलते रहेंगे, ये कार्बन के एटम्स। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा एक पॉलीमर, और इसमें हम यहाँ पर N लिख देंगे। अब चूँकि इथीन का पॉलीमर है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको? पॉलीइथीन। सो पॉलीइथीन इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, जो पॉलीथीन बैग वगैरह जो शॉपिंग बैग दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पॉलीथीन। आगे बात समझ में?